Hello friends, my name is Sunil. I am piano professional. Today I am going to start Atlas Orthotics. Atlas Orthotics बुक्स के अंदर जितने भी चैप्टर हैं उसे हम पढ़ेंगे वन बाय वन और जानेंगे उनके कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट चैप्टर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टर्मिनोलॉजी. ISO इज अ वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. ये आपको ध्यान रखना है. इसका जो हेड क्वार्टर है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है. हेड क्वार्टर इन जनेवा स्विट्जरलैंड. इन्वॉल्व इन वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एक्टिविटी एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ये आपको ध्यान रखना है. मैन्युफैक्चरिंग, साइंटिफिक एंड कमर्शियल एक्टिविटी. वाई डू वी नीड इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी इन स्टैंडर्ड इन ऑर्थोटिक्स? क्यों? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. वाई डू वी नीड इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड इन ऑर्थोटिक्स? इसका आंसर है इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसर्च रिगार्डिंग ऑर्थोसिस एंड देयर यूजर्स. आपको ये ध्यान रखना है, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड रिसर्च रिगार्डिंग ऑर्थोसिस एंड देयर यूजेस. द टास्क ऑफ डेवलपिंग ISO स्टैंडर्ड इज परफॉर्म बाय टेक्निकल कमेटी एंड देयर वर्किंग ग्रुप्स. ठीक है, आपको टास्क कौन करता है? इसका परफॉर्म्ड होता है टेक्निकल कमेटी द्वारा एंड देयर वर्किंग ग्रुप. द टेक्निकल कमेटी ऑपरेट थ्रू द 3 वर्किंग ग्रुप. ठीक है, 1 इज वर्किंग नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. फर्स्ट जो वर्किंग ग्रुप का काम होता है वो नॉमेनक्लेचर एंड टर्मिनोलॉजी के स्टैंडर्ड सेट करना होता है, और सेकंड का काम होता है मेडिकल एस्पेक्ट में जितने भी स्टैंडर्ड होते हैं उन्हें सेट करना, और फिजिकल टेस्टिंग का थर्ड वर्किंग ग्रुप का काम होता है. A work program of the working group include 4 standard of relevance to the field of orthotics. ये आपको ध्यान रखना है. वर्क प्रोग्राम में जो भी वर्किंग ग्रुप के वो 4 स्टैंडर्ड इंक्लूड करता है. 4 स्टैंडर्ड रिलेटेड टू ऑर्थोटिक्स. फर्स्ट इज जनरल टर्म फॉर द एक्सटर्नल लिम्ब प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल ऑर्थोसिस. सेकंड इज टर्म्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल ऑर्थोसिस. थर्ड इज description of person to be treated with an orthosis, and fourth one is classification and description of external orthosis and orthotic component. पढ़ते हैं वन बाय वन. जनरल टर्म फॉर द एक्सटर्नल लिम्ब प्रोस्थेसिस एंड एक्सटर्नल ऑर्थोसिस इज ऑर्थोसिस, ऑर्थोटिक डिवाइस, ऑर्थोटिक असिस्टमेंट, ऑर्थोटिक कास्टिंग एंड मेजरमेंट, अपर लिम्ब ऑर्थोसिस, कास्ट मॉडिफिकेशन, लोअर लिम्ब ऑर्थोसिस, ट्रेसिंग मॉडिफिकेशन, स्पाइनल ऑर्थोसिस, अलाइनमेंट ऑर्थोटिस्ट, बेंच असेंबली एंड अलाइनमेंट, ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक अलाइनमेंट, फिनिशिंग एंड चेकआउट. ये सारी क्या है? जनरल टर्म है. ये आपको ध्यान रखना है. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले चैप्टरों में. आइए कुछ टर्म्स के बारे में जानते हैं. ऑर्थोसिस. ऑर्थोसिस डिफाइंड एज एन एक्सटर्नली अप्लाइड डिवाइस यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम. ये आपको ध्यान रखना है. जो ऑर्थोसिस है वो क्या करती है? मॉडिफाई करती है स्ट्रक्चरल. ये आपको ध्यान करना है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. ऑर्थोसिस किसे कहते हैं? is defined as the person who having the completed and approved course of education and training is authorized by the appropriate national authority to design and measure and fit the orthosis. एक वो पर्सन होता है जो ऑर्थोसिस को बना सकता है और उसको डिज़ाइन कर सकता है और फिटमेंट दे सकता है. उसे क्या कहते हैं? हम ऑर्थोसिस करते हैं. वो क्या होता है? उसने ट्रेनिंग ले रखी होती है एजुकेशनल, जो कि अप्रूव्ड बाय होती है नेशनल अथॉरिटी. ये आपको ध्यान रखना है. ऑर्थोटिक किसे कहते हैं? इज डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट इन्वॉल्व इन ट्रीटिंग पेशेंट बाय द यूज ऑफ ऑर्थोसिस. मीन्स ऑर्थोसिस से जो भी पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, उसी साइंस को, उसी आर्ट्स को क्या कहते हैं? हम ऑर्थोटिक्स कहते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. सेकेंड इज टर्म रिलेटेड टू एक्सटर्नल ऑर्थोसिस. जितनी भी एक्सटर्नल ऑर्थोसिस की टर्म है वो आपको ध्यान रखना है. फुट ऑर्थोसिस, एंकल फुट ऑर्थोसिस,
नी ऑर्थोसिस, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, सर्वाइकल ऑर्थोसिस, हिप ऑर्थोसिस, हिप नी एंकल हिप नी ऑर्थोसिस, सर्वाइको थोरैको लंबो सैक्रल ऑर्थोसिस, हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस, शोल्डर एल्बो ऑर्थोसिस, शोल्डर एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, फिंगर ऑर्थोसिस, हैंड ऑर्थोसिस, रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, सैक्रोइलियक ऑर्थोसिस, लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस, थोरैको लंबोसैक्रल ऑर्थोसिस, रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, सर्वाइको थोरैक्सिक ऑर्थोसिस, एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, शोल्डर ऑर्थोसिस। ये जनरल ये टर्म है रिलेटिंग टू द एक्सटर्नल ऑर्थोसिस, ये आपको ध्यान में रखना है और इन्हें आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे कैसे इनकी नेमिंग होती है, क्या क्या इनके यूजेस होते हैं, क्या क्या इनकी बायोमैकेनिक्स होती है, सब कुछ हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। थर्ड इज डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन टू बी ट्रीटेड विद ऑर्थोसिस। ठीक है, हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन भी बताना चाहिए जो कि ट्रीट हो रहा है ऑर्थोसिस के द्वारा। पर्सनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एज, नेम, हाइट, सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री जो भी है उसकी वो हमें पता होनी चाहिए। क्लिनिकल कंडीशन टू बी ट्रीटेड एंड डायग्नोसिस, ये आपको क्लिनिकल कंडीशन भी पता होनी चाहिए और वो डायग्नोसिस मतलब उसे क्या हुआ है उसके वो भी पता होना चाहिए। अदर क्लिनिकल कंडीशन प्रेजेंट, जो भी अदर क्लिनिकल कंडीशन है वो भी हमें पता होनी चाहिए। मोटिवेशन है, पर्सनल नीड भी उसकी पता होनी चाहिए, उसकी पर्सनल नीड क्या है और वो मोटिवेटेड है नहीं है वो भी हमें पता होना चाहिए। फंक्शनल एबिलिटी, उसकी फंक्शनल एबिलिटी कितनी है वो भी हमें पता होना चाहिए। ये सब कुछ हमें डिस्क्रिप्शन में पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन। ठीक है, क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो भी ऑर्थोटिक ट्रीटमेंट होते हैं उसके क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो होते हैं 9, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट इज हमारा टू रिलीव पेन, जो पेन को रिलीव करता है ये हमारा क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव है। मैनेज डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी को मैनेज करता है, कोई भी डिफॉर्मिटी हमारे किसी भी न्यूरोमस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में उसे वो ट्रीट करता है, ठीक करता है। टू प्रिवेंट द एक्सेसिव रेंज ऑफ जॉइंट मोशन, ये क्या करता है, एक्सेसिव रेंज ऑफ जॉइंट मोशन हो रहा है किसी मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो उसे प्रिवेंट करता है। टू इंक्रीज द रेंज ऑफ मोशन, अगर कहीं पे किसी भी जॉइंट में मोशन नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है तो उसे भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। टू कंपनसेट फॉर द एबनॉर्मलिटीज फॉर द सेगमेंट लेंथ और शेप, तो ये क्या करता है, एबनॉर्मल शेप और लेंथ को भी क्या करता है, कंपनसेट करता है। टू मैनेज द एबनॉर्मल न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, जो भी एबनॉर्मल फंक्शन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन होते हैं उसे क्या करता है, वो मैनेज करता है, जैसे कि वीकनेस और हाइपर एक्टिविटी को। टू प्रोटेक्ट टिश्यू, टिश्यू भी प्रोटेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्थोसिस का। टू प्रमोट हीलिंग, हीलिंग भी प्रमोट करता है। एंड प्रोवाइड अदर इफेक्ट, अदर इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है जैसे कि वार्मथ एंड पोस्चरल फीडबैक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, लास्ट वन इज क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑर्थोसिस एंड ऑर्थोटिक कंपोनेंट। अब हम क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सटर्नल ऑर्थोसिस पढ़ेंगे एंड ऑर्थोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे। 4 कैटेगरी ऑफ कंपोनेंट आर आइडेंटिफाइड, जितने भी ऑर्थोसिस बनता है वो उसमें 4 कैटेगरी होती हैं, वो कौन कौन से आइए पढ़ते हैं। इंटरफेस कंपोनेंट, आर्टिकुलेटिंग कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड कॉस्मेटिक कंपोनेंट। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम वन बाय वन। इंटरफेस कंपोनेंट, इंटरफेस कंपोनेंट आर डिफाइंड एज द दोज कंपोनेंट विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यूजर, ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद यूजर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द फोर्स, ट्रांसमिटिंग द फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट तो कांटेक्ट में होते हैं, ये क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और ट्रांसमिट फोर्स करते हैं। ठीक है, फिर रिजल्ट इन द फंक्शन एंड मे बी रिटेन इन इट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं जैसे कि शेल हो गया, हमारा पैड हो गया, ये सारे क्या होते हैं, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट होते हैं। स्ट्रैप होती है, फुट स्ट्रैप होते हैं, शू होते हैं यूज टू विद एन ऑर्थोसिस, ये सारे होते हैं वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं और क्या करते हैं, ये फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं। ऐसे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कंपोनेंट कहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकुलेटिंग कंपोनेंट्स की। आर्टिकुलेटिंग कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी एनाटॉमिकल जॉइंट को मूवमेंट करवाते हैं, या तो अलाउ करते हैं या कंट्रोल करते हैं। आइए पढ़ते हैं, विच आर डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ ऑर्थोसिस यूज्ड टू अलाउ और कंट्रोल द मोशन। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, या तो अलाउ करेंगे या तो कंट्रोल करेंगे
द मोशन ऑफ एनाटॉमिकल जॉइंट, जो भी हमारे एनाटॉमिकल जॉइंट होते हैं उन्हें अलाउ करेंगे, कंट्रोल करेंगे मोशन को, उन स्ट्रक्चर उन कंपोनेंट को कहेंगे हम आर्टिकुलेटिंग कंपोनेंट। एग्जांपल के लिए बात करते हैं एंकल जॉइंट, नी जॉइंट एंड हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड वन इज हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हम बात करेंगे ऐसे कंपोनेंट की जिनकी वजह से वो पूरी ऑर्थोसिस की शेप आती है। आइए बात करते हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आर डिफाइंड एज द कंपोनेंट विच कनेक्ट द इंटरफेस एंड आर्टिकुलेटिंग कंपोनेंट, यानी कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आर्टिकुलेटिंग एंड इंटरफेस कंपोनेंट को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एंड मेंटेन द अलाइनमेंट, और मेंटेन क्या करते हैं, ये अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं। ऐसे कंपोनेंट को क्या करते हैं हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कहते हैं। और इसमें हमारा आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा आ जाता है अपराइट्स एंड शेल, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस्मेटिक कंपोनेंट नाम से ही आपको काम समझ आ रहा होगा, आर डिफाइंड एज द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग द शेप। आपको ये ध्यान रखना है, शेप और कलर जो भी है ये प्रोवाइड कराता है। शेप हो गया हमारा, कलर हो गया, कलर एंड द टेक्सचर ऑफ ऑर्थोसिस। इट इंक्लूड द फिलर, कवर एंड स्लीव। जितने भी हमारे फिलर है, कवर है और स्लीव्स हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे कॉस्मेटिक कंपोनेंट के। ये आपको ध्यान रखना है। Thank you. If you have any query, you can ask on my WhatsApp number 8826712631 and my email address is sunil882671@gmail.com। आगे आने वाले चैप्टरों में हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। तब के लिए बाय, थैंक यू।